हेलो एवरीवन। मैं जीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हिंदी माध्यम के इस डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में, जिसका नाम है परिक्रमा 365 डेज। अगर किसी को मेरी आवाज़ सुनने में थोड़ी तकलीफ हो रही हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि बीच बीच में खांसी जो है वो आती रहेगी, क्योंकि अभी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, गला जो है स्पेशली ख़राब है। बट हाँ, एक यहाँ पर एक तरीके से कहें तो भाई हमने एक चीज़ सोची थी कि भाई हमें करंट अफेयर जो है वो लगातार करना है, उसको हम ब्रेक नहीं करेंगे एनी हाउ। लास्ट क्लास में बहुत ज़्यादा जो गला है वो ख़राब था, मतलब बोला ही नहीं जा रहा था, तो इसलिए वो क्लास नहीं ली थी। बट हाँ, जो पिछले कुछ आर्टिकल है जो बहुत ज़रूरी थे वो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, तो आइए आज आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। और इस क्लास में मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मेंस प्री इन दोनों के कुछ भी क्वेश्चंस भी मैंने ऐड किए आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप घर पे ये प्रैक्टिस कर सको। चलिए, तो टोटल 5 आर्टिकल हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में। पहला है लेबनान की लोकेशन। ठीक है, देखो आप सभी को पता है कि जो मिडल ईस्ट है या वेस्ट एशिया है, इसमें क्राइसिस चल रहे हैं। क्राइसिस चल रहे हैं तो यहाँ पर अब हमें ज़रूरत है यहाँ की लोकेशंस के बारे में जानने की। लगातार 3 दिन से लेबनान की जो लोकेशन है वो न्यूज़ में आ रही है। ठीक है, तो लेबनान के बारे में देखते हैं कौन कौन सी लोकेशंस न्यूज़ में है, क्योंकि लोकेशन और न्यूज़ का एक क्वेश्चन जरूर होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे चीता के बारे में और एनटीसीए के बारे में। ठीक है, देखो चीता की बात अगर मैं करूं तो चीता के बारे में मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, तो इसको क्वेश्चन के माध्यम से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और एनटीसीए यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है, इस अथॉरिटी की बात भी हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, इसके बाद कैंसर के ऊपर एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके बाद कैंसर को लेके एक स्टडी भी हुई है, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर को लेके, जो महिलाओं में लगातार बढ़ती जा रही है भारत में। तो एक्चुअली ये दिख एक रहा है, लेकिन हाँ यहाँ 2 आर्टिकल हैं। ठीक है, इन दोनों, एक आर्टिकल जो बात करता है वो बात करता है कैंसर की, जो भी हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसकी कॉस्ट की, और दूसरा बात करता है ब्रेस्ट कैंसर के स्टडी की। इन दोनों को मिक्स करके पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे एक एडिटोरियल की, जो कि लिखा है तमिलनाडु के सीएम ने। यहाँ पर वो बात करते हैं कि जो वन नेशन वन इलेक्शन है ये भारत के लिए अच्छा नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, इस बात का ठीक ठाक लेवल पे तर्क देते हैं वो। साथ ही साथ रामनाथ कोविंद पैनल की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का भी मैं यहाँ पर हवाला देते हुए इस रिपोर्ट की क्या रिकमेंडेशंस थी, उन रिकमेंडेशंस को भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। ठीक है, बात करते हैं ग्रेविटी बॉम्ब की। तो टोटल जो 5th आर्टिकल है दैट इज अबाउट ग्रेविटी बॉम्ब। क्या होता है ग्रेविटी बॉम्ब, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो टोटल 5 ऐसे आर्टिकल हैं जो आज की करंट अफेयर की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो है कि क्लोज टू 400 डेड एज इजराइली स्ट्राइक कंटिन्यू इन लेबनान। ठीक है, देखो लेबनान में अगर देखेंगे तो बेरुत करके एक लोकेशन है, ये हमेशा जो है न्यूज़ में रहती है किसी न किसी वजह से। ठीक है, तो ये लोकेशन हमेशा याद रखनी है। कुछ मेजर लोकेशन यूपीएससी पूछता है, माइनर भी पूछता है, मेजर लोकेशन भी पूछता है। तो बेरुत जो है ना, लेबनान में बेरुत एक लोकेशन है, इसके बारे में आपको जरूर देखना है। तो इजरायली स्ट्राइक ऑन लेबनान हैव किल्ड 394 पीपल ओवर द पास्ट वीक, पिछले एक हफ्ते में, इसलिए लगातार 3 दिन से न्यूज में आ रही है, इंक्लूडिंग 83 चिल्ड्रंस, 42 वुमेन्स, अकॉर्डिंग टू बेसिकली जो मिनिस्ट्री है वो ये कह रही है। और यहाँ पर जो है ये रहा आपका बेरुत। ठीक है, ये एक लोकेशन इंक्लूड है यहाँ पर बेरुत। ठीक है, अब बात करते हैं इस लोकेशन की। जैसे अगर हम देखें तो इजराइल और लेबनान एक दूसरे के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो है इजराइल और लेबनान, यहाँ पर ये एक दूसरे के साथ देखो यहाँ से बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये रहा इजराइल, ये गाजा स्ट्रिप है, इसके बारे में बता चुका हूँ मैं पहले ही। ठीक है, ये आपका जेरूशलम, वेस्ट बैंक और पैलेस्टीन का जो हिस्सा है वो, और ये जो है ये क्या है आपका, ये बॉर्डर लाइन है। ये जो बॉर्डर है, ये जो लाइन है जो ये ड्रॉ हो रखी है, इसको कहते हैं आर्मिस्टिस आर्मिस्टाइस लाइन। ठीक है, याद रखिएगा।
लेबनान की जो सहायक, लेबनान का जैसे बेरूत जो है, बेरूत, ये आपकी क्या है, ये यहाँ की राजधानी है, ये क्या है, राजधानी है लेबनान की, ठीक है। सीरिया और इजराइल, इन दोनों के बीच में है ये, यहां से सीरिया और यहां से इजराइल अपनी बाउंड्री शेयर करता है, और इधर से बाउंड्री शेयर करता है ये अपनी किसके साथ, मेडिटेरियन सी के साथ, यानी कि भूमध्य सागर के साथ, ठीक है। तो यहां पर आगे बढ़ते हैं और कुछ लोकेशंस के बारे में जानते हैं। ऐसे ही आपका गाजा स्ट्रिप, मैंने सोचा कि गाजा स्ट्रिप के बारे में भी साथ साथ बता देते हैं, क्योंकि यहां से भी क्लासेस आती हैं, यहां से सॉरी यहां से भी जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलते हैं। तो गाजा स्ट्रिप को अलग अलग 4 हिस्सों में बांटा है, जैसे नदन गाजा स्ट्रिप है, रफा, आपको याद है ऑल आई ऑन रफा, है ना, ऑल आई ऑन रफा, ये चल रहा ना, ऑल आई ऑन रफा, ये करके एक चीज चली थी कि नहीं चली थी, बिल्कुल चली थी, याद रखिएगा। ये कौन कौन सी क्रॉसिंग है यहाँ पर, ये भी याद रखिएगा, देर अल बला, गाजा, खान यूनिस, है ना, ये सब कहाँ पर है, ये सब गाजा स्ट्रिप के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, ठीक है। तो ऑल आई ऑन रफा, खान यूनिस, है ना, देर अल बला, गाजा, जबेलिया, है ना, ये सब लोकेशन याद रखनी है ना, और इन्हीं लोकेशन के आधार पर आपको एक क्वेश्चन में भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लेबनान की। लेबनान में जो बेरूत है ये इसकी राजधानी है, और बेरूत जो है वो अपनी सीमा किससे लगाती है, याद रखिएगा, भूमध्य सागर से, भूमध्य सागर, किससे लगाती है, भूमध्य सागर से लगाती है, ठीक है। इसका जो नदन पार्ट है वो है अकार करके, यहां पर है ना, ये लोकेशन है अकार, सबसे नदन पार्ट, एंड सबसे जो साउथ में है, वैसे तो ये साउथ करके लिखा हुआ है यहाँ पर, बट ये लोकेशन जैसे बेका, यहाँ पर ये देख लेना, है ना, ये सब लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। तो ये अलग अलग फिजिकल डिवीजन है ये, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल है, सॉरी नॉट फिजिकल। इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर, तो जो बेका लोकेशन थी, तो यहां पर क्या है, ये बेका वैली है, ठीक है। इसके बाद ये कौन सी है, ओरेंटस रिवर जो है यहां पर है ना, सीरिया से लोकेशन लगाती है यहां से, और इधर गोलन हाइट जो है इसके ईस्ट में है, नॉर्मली देखेंगे तो साउथ ईस्ट में है, ठीक है। ये रहा बेरूत, ठीक है। अब यहां पर अल्मीना, है ना, बेट्रॉन, ये सब जो है न्यूज में लगातार रहते हैं। और एक आपकी कौन सी रिवर है, लितानी रिवर है, ये भी याद रखिएगा, कौन सी रिवर है, लितानी रिवर। और यहां पर कौन सा है, लेबनन माउंटेन, लेबनन माउंटेन, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करना, देखो कंटेक्स्ट, इसी कंटेक्स्ट में नहीं पूछ रहा हूं ये क्वेश्चन, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूं ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है बस, और ऐसा क्वेश्चन है जो कि न्यूज में रहता है कि भाई यूक्रेन से सीमा कौन कौन से देश लगा रहे हैं ये बताओ, है ना। अगर पूछ लूं आपसे कि लेबनान से कौन कौन सीमा लगा रहा है, तो आप तुरंत बता देंगे कि इधर से इजराइल है, इधर से सीरिया है, बस हो गया खत्म, बात बन गई, और इधर से भूमध्य सागर है। लेकिन ये बताओ कमेंट बॉक्स में कि इनमें से कौन से देश ऐसे हैं जो यूक्रेन से सीमा लगाते हैं, क्यों, क्योंकि पिछले 2 से 3 साल से यूक्रेन लगातार न्यूज में है। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ आपके लिए और ज्यादा आसान है। तो एक क्वेश्चन ये जो है मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के तौर पर दिए देता हूं, जिसका कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करेंगे। अब अगला आर्टिकल, चीताज मूविंग फ्रॉम कूनो टू राजस्थान शोइंग नेचुरल टेरिटोरियल बिहेवियर, एनटीसीए, जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, जो बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, है ना, सेड दैट संडे, जो चीता है वो कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, से बरान डिस्ट्रिक्ट राजस्थान वर शोइंग नेचुरल टेरिटोरियल बिहेवियर, मतलब इधर उधर जो है मूव कर रहे हैं, तो उसके बारे में बात चर्चा हो रही है। अब चीता के बारे में बात करें तो चीता दहाड़ता तो है नहीं, यही फैक्ट यूपीएससी ने पूछा था, शेर दहाड़ता है भाई, चीता नहीं दहाड़ता है। चीता भारत में पहले विलुप्त हो चुका था, फिर चीता को रीइंट्रोड्यूस किया गया भारत में। कुछ चीता हमने नामीबिया से मंगाई, हालांकि ईरान से मंगाने वाले थे, बट ईरान ने मना कर दिया था।
तो हमने अफ्रीका से मंगा लिए फिर, है ना। और चीता को इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, यहाँ पर बच्चे बच्चे भी दिए, ठीक है। चीता के बारे में आज से जस्ट 2 से 3 क्लास पहले देखोगे तो मैंने सब लिखवाया हुआ है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, खास बात क्या है इनकी कैसे ये अलग हैं, आईयूसीएन में इनकी क्या संभावनाएं हैं, आईयूसीएन कौन सी रेड लिस्ट में आते हैं। तो इस लेक्चर में अगर आप देखोगे तो उस लेक्चर में अगर आप देखोगे तो वहां पर ये सारे फैक्ट हैं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चीता पुनः प्रवेश परियोजना का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान में चीता को पुनः स्थापित करना है। देखो, चीताओं को पुनः स्थापित तो करना है, लेकिन एमपी में बेसिकली कौन सा था, कूनो नेशनल पार्क था, जो इनके अकॉर्डिंगली ठीक था। यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग जो है वो ठीक का मतलब बेसिकली कूनो नेशनल पार्क उनकी अवस्था के हिसाब से ठीक था, पारिस्थितिक के हिसाब से। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सेकंड, स्वतंत्र भारत में विलुप्त होने वाला एकमात्र बड़ा मांसाहारी जीव है, ये बात तो सही है। पहले विलुप्त हो गया था, अब रीइंट्रोड्यूस किया है, बाहर से लाए हैं। आईयूसीएन में अगर आप देखोगे, ठीक है, क्रिटिकल इंडेंजर श्रेणी में रखा गया है। ये केवल ईरान में माना, एशियाई चीता जो है ना, ये एशियाटिक चीता जो है, इसको आईयूसीएन की रेड लिस्ट में क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी में माना गया है। और ये ईरान ने दिया ही इसलिए नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली क्रिटिकल इंडेंजर्ड है और साथ ही साथ ईरान में मिलता है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट इज बी। क्यों, क्योंकि पहला ऑप्शन जो है वो गलत है चीता के बारे में। ये दहाड़ते नहीं है। अब बताना जो पिछले लेक्चर है उसके आधार पर कितना इंक्यूबेशन पीरियड है इनका, एक बार में कितने शावकों को जन्म दे सकती है फीमेल चीता, डिफरेंस क्या है, वो सब बताना आप, है ना। अगला, क्योंकि मैंने यहाँ एनटीसीए की बात की, और एनटीसीए जो है एक क्या है, आपकी बॉडी है ना। कैसी बॉडी है, याद रखिएगा, स्टैचूटरी बॉडी है, स्टैचूटरी बॉडी है। स्टैचूटरी यानी कि संवैधानिक सांविधिक निकाय है ना, वैधानिक निकाय है। इस वैधानिक निकाय की जो स्थापना है वो 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत हुई थी, इसलिए स्टैचूटरी बॉडी है। यस, बिल्कुल सही बात है। इसकी स्थापना टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद की गई थी। यस, ये बात भी सही है। एनटीसीए की अगर मैं बात बताऊं, इसके अलावा इसमें अगर फैक्ट मैं जोड़ना चाहूं एनटीसीए में, तो मैं ये फैक्ट जोड़ सकता हूं कि जो एनटीसीए है उसके हेड कौन होते हैं, बताइए बताइए बताइए। एनटीसीए के हेड कौन होते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। यहां पर तो दोनों को दोनों सही है, ठीक है। किस मिनिस्ट्री के तहत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के तहत ये आती है, ये याद रखना है, ठीक है। अब इसके हेड कौन होते हैं, क्या पीएम इसके हेड होते हैं, या मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अध्यक्ष जो है, मतलब जो मंत्री हैं वो इसके हेड होते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना पड़ेगा, है ना। ऐसे ही एक सिमिलर बॉडी और भी है, पहले आप एनटीसीए के बारे में बताइएगा, फिर ऐसी और सिमिलर बॉडी जो है नेशनल बर्ड वाइल्ड लाइफ, नेशनल वाइल्ड लाइफ, है ना, तो इसके बारे में भी बताइएगा। तो ऐसे करके ये 2 क्वेश्चन जो है मैं आपके साथ यहाँ पर बैठ के सॉल्व किए। तो ऐसे ही लगातार हम इस चीजों को क्वेश्चंस के माध्यम से भी सॉल्व करते रहेंगे ताकि कोई परेशानी ना आए। ये जो आर्टिकल है ये बात कर रहा है कि भारत में जो कैंसर का उपचार है, भारत में जो कैंसर जो है वो एक महंगी बीमारी है। भारत में कैंसर क्या है, एक बहुत महंगी बीमारी है। 1990 से लेकर, ये आर्टिकल की बात बता रहा हूं, अभी कंटेक्स्ट पे ही हूं, बस चर्चा करूंगा, 2023 तक लगभग कैंसर के मामले में जो वृद्धि हुई है, कम नहीं हुए, बढ़े हैं, 26.4% वृद्धि हुई है। ये डेटा याद रखना है, ठीक है। और अगर इलाज की बात करें, इलाज की, तो इलाज में जो वृद्धि हुई है वो कितना गुना हुई है, 3 गुना वृद्धि हुई है। 3 गुना जो वृद्धि है वो देखने को मिलती है, ठीक है। अस्पताल में भर्ती होने के बाद जो औसत खर्च है वो लगभग 61,000 रुपए है, जो अन्य बीमारियों में कम होता है, ठीक है, इसमें ज्यादा है।
अब इन चार्ट्स में बताया हुआ है, गौर से देखोगे तो इसको भी डिस्कस करूंगा। इन चार्ट्स में देखो तो ये बताया हुआ है कि एवरेज मेडिकल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग हॉस्पिटल स्टे पर केसेस फॉर सिलेक्टेड कैटेगरी ऑफ एलिमेंट्स 2017-18 जो डेटा है वो देखो कैंसर के लिए कितना है, बाकी बीमारी को ले देखो कितना कम है, तो एवरेज 61,000 रुपए। फिर यहां पर देखोगे तो कॉस्ट मल्टीप्लायर फॉर कैंसर ट्रीटमेंट अक्रॉस लोकेशन एंड फैसिलिटी टाइप, ठीक है। पब्लिक हॉस्पिटल जो है ना, पब्लिक हॉस्पिटल, ये देखो प्राइवेट हॉस्पिटल, एनजीओ प्राइवेट ये प्राइवेट हॉस्पिटल का, ये पब्लिक हॉस्पिटल, ठीक है। तो पब्लिक हॉस्पिटल में जो है ज्यादा लोग जो है आपके देखने को मिलेंगे। अगर रूरल एरिया की बात करूंगा मैं, तो रूरल एरिया में इलाज महंगा है एज कंपेयर टू बाहर। तो रूरल एरिया के जो लोगों को कैंसर होता है वो ज्यादा खर्च करते हैं एज कंपेयर टू शहरी। मैं नहीं कह रहा हूं, ये डेटा कह रहा है कैंसर के मामले में, ठीक है। कैंसर में जो दवाइयां हैं, है ना, जैसे ग्रामीण अस्पतालों में कैंसर के इलाज की लागत 5.5 गुना तक है, 5.5 गुना। यही शहरों में लगभग 4.1 के अराउंड है, 4.1 के अराउंड है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो खर्चा है वो दवाइयों का है, लेकिन सबसे ज्यादा दो दवाइयां हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वो कहाँ मिलती है? ग्रामीण अस्पतालों में मिलती हैं, ठीक है। एक तो रहा ये। अब बात आती है अगले स्टडी की, जो ये बताती है कि भारत में जो महिलाएं हैं, भारत में महिलाओं को होने वाला ब्रेस्ट कैंसर वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, एक स्टडी है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और स्तन कैंसर जो अगर हम देखेंगे, स्तन कैंसर वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसमें 30 वर्षों में, पिछले 30 वर्षों में 2 गुना वृद्धि हुई। पिछले 30 वर्षों में 2 टाइम्स बढ़ा है। कितना? 2 टाइम्स ये बढ़ा है, ठीक है। 1990 से लेकर प्रति 1 लाख महिलाओं पर 1990 में 13 केस हुआ करते थे प्रति लाख। 13 केस 1990 में जो हुआ करते थे वो 13 लाख हुआ करते थे प्रति केस। 2024 में ये बढ़ के पता कितने हो गए? 29.4 केसेस हो गए पर लाख। ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो 1990 से लेकर 2024 तक 13 केसेस जो हैं वो 29.4 केसेस जो है बढ़ गए। तो पहले से संख्या बढ़ी है। अब इसका कारण क्या है? इसका आंसर है कि एक तो स्तनपान ना कराना, महिलाएं जो हैं स्तनपान कम करा रही हैं, उसकी वजह से महिलाओं की जो जीवन शैली है उसमें बदलाव, उसमें देखने को मिल रहा है आपको बदलाव, कि जो महिलाएं हैं नॉर्मली उनकी जीवन शैली पहले से अब अलग हो गई है, ठीक है। शराब का सेवन, महिलाएं अब शराब का सेवन करने लग गई हैं। इसके अलावा तंबाकू, सिगरेट पीना जैसे का उपयोग हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा बैठकर काम करने की प्रवृत्ति, ये कारण इस आर्टिकल में बताए गए, स्टडी में बताए गए। बैठकर काम करने की प्रवृत्ति ये ज्यादातर सर्विस सेक्टर में देखने को मिलती है। याद रखिएगा।
तो दीज आर द रीजन जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर जो है वो भारत में लगातार बढ़ता जा रहा है। बात आती है तो डेली, जैसे अब देखो यहां पर देखोगे तो आपको पता लगेगा कि 30 वर्ष में 2 गुना, प्रति लाख 13 मामले, लगभग 30 मामले 1 लाख महिलाओं पर। तो भारत में स्तन कैंसर एक बड़ा सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बनता जा रहा है। चुनौतियां क्या है, समस्या क्या है? उपचार तक असमान पहुंच, ग्रामीण पहाड़ी इलाके, है ना। अगर आप देखोगे तो ज्यादातर इलाज जो है, अच्छा इलाज मैदानी क्षेत्रों में, जैसे दिल्ली में है, जयपुर में है ना, मुंबई में है। तो दूर दराज के क्षेत्रों में सुविधाएं उतनी नहीं है, इसकी वजह से उपचार जो है वो भी असमान रूप से पहुंच रहा है। यही भारत की सबसे बड़ी समस्या है कि स्वास्थ्य सुविधाएं भी असमान रूप से उपलब्ध हैं पूरे भारत में। आर्थिक असमानता है क्योंकि इसमें होता है खर्चा, यहां लगता है बीमारी में पैसा। तो कई मरीज जो है वो इलाज खर्च का जो है, इलाज नहीं, जो बीमारी के इलाज का खर्च जो है वो उठा नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग भारत में इसलिए मरना को प्रेफरेंस देते हैं जिनको कैंसर होता है, कि अगर मैंने इन लोगों से कैंसर का इलाज करवा लिया ना मेरा, तो मैं तो मरने ही जा रहा हूं, ये तो पता है कि इस बीमारी से मैं मर जाऊंगा, आने वाले समय ये जीते जी मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि कैंसर के रोग में जो खर्चा होगा, उस खर्चे को वहन करने के लिए कर्जा लेंगे कहीं और पूरी जिंदगी कर्जे में कमाएंगे। तो व्यक्ति जो है वो प्रेफर करता है कि मेरी मृत्यु हो जाए, इससे अच्छा है कि मेरा परिवार जो है संकट में आए, इससे अच्छा है कि मेरी ही मृत्यु हो जाए। तो जिनको कैंसर होता है वो मरना इसलिए पसंद करते हैं ताकि परिवार संकट में ना आए, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, और थोड़ा सा भी लगाया तो परिवार आने वाले समय तक संकट झेलेगा, उधार का, ब्याज का, ठीक है, इसलिए। और ना उनके पास पैसे हैं। जागरूकता की कमी, नियमित स्क्रीनिंग, शुरुआती जांच का अभाव रहता है, देर से पहचान होती है, बीमारी का पता जो है देर से लगता है, इसलिए ऐसा है। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि एक प्रोजेक्ट पिंक आर्मी नामक एक पहल शुरू करी है भारत सरकार ने। इसका उद्देश्य क्या है? स्पष्ट उद्देश्य है कि समुदाय के आधार पर जागरूकता फैलाओ भाई। पिंक आर्मी, प्रोजेक्ट पिंक आर्मी, कैंसर मरीजों के लिए सहायता नेटवर्क बनाना है इसके माध्यम से, ठीक है। तो ये इसके तरीके हैं। ये आर्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा, है ना। आइए इस आर्टिकल को समझाता हूं। आर्टिकल ये कह रहा है कि भाई भारत में जो वन नेशन वन इलेक्शन है, ठीक है, ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है ये नहीं होने चाहिए। इसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो आ सकते हैं। क्या क्या इश्यूज हैं? जैसे ये देखेंगे, M.K. स्टालिन साहब हैं, ये बड़े ही पावरफुल चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, और इनके बीच और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच तनातनी हमेशा बनी रहती है। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन पे। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि एक तो संसद और राज्य विधानसभा, इसका इलेक्शन पैरेलली होगा, एक दिन होगा। उसके बाद पंचायत प्लस नगर पालिका, इसका जो चुनाव है वो 100 डेज के अंदर अंदर होगा। ये कॉन्सेप्ट है बेसिक। तो क्या कॉन्सेप्ट है? पहला कॉन्सेप्ट तो ये है। अब यहां पर स्टालिन साहब कहते हैं, पहले स्टालिन साहब की बात सुन लेते हैं। आर्ग्यूमेंट इन फेवर और आर्ग्यूमेंट इन अगेंस्ट। स्टालिन साहब के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो आर्ग्यूमेंट इन अगेंस्ट में जाएंगे, यहां पर आएंगे। पहला वो कहते हैं कि यह संघवाद को खतरा है, संघवाद को खतरा। और संघवाद जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है,
भारत में जो संघवाद है ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है। तो संघवाद कैसे खतरे में आएगा ये भी वो बताते हैं कि राज्य विधानसभा का जो कार्यकाल है केंद्र के चुनाव के चक्र के अनुसार घटाया बढ़ाया जाएगा, है ना। कैसे खतरा है कि जो राज्य है, राज्य में विधानसभा है, उसका कार्यकाल केंद्र के हिसाब से घटाया बढ़ाया जाएगा। इससे राज्य की संवैधानिक स्वायत्तता कमजोर होगी। क्या कह रहे हैं ये? इससे क्या होगा? राज्य की संवैधानिक स्वायत्तता कमजोर होगी। पहला कारण तो यह है ओवरऑल। दूसरा कारण ये बोलते हैं संसदीय प्रणाली पर प्रभाव पड़ेगा। क्या पर? संसदीय प्रणाली पर। भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो कैसे पड़ेगा कि मान लो कल को लोकसभा और राज्यसभा अगर विघटित होती है, अगर कैसे भी विघटन होता है संसद का, तो शेष अवधि के लिए ही नई सरकार बनेगी। तो ये जनता का कहीं ना कहीं ये जनता का एक तरीके से अवमूल्यन है, या जनता की भावना का अवमूल्यन है, जनादेश का अवमूल्यन है, क्योंकि शेष समय के लिए ही सरकार बनेगी। एक तो ये इन्होंने बताया है, ठीक है। अब मान लो राज्य विधानसभा में कुछ इशू आया, ठीक है, आर्टिकल 356 का प्रयोग हुआ, तो जो नई सरकार बनेगी वो पूरे 5 साल के लिए नहीं बनेगी, है ना। तो होगा क्या? इससे शासन कमजोर होगा, प्रभावी नीति नहीं बना पाएंगे, प्रभावी नीति जो है वो नहीं बना पाएंगे, याद रखिएगा। तो अनएक्सपेक्टेड टर्म ऑफ इलेक्शन जो है वो देखने को मिलेगा राष्ट्रपति के शासन में, ठीक है। इसके बाद अगला जो है वो है चुनावी खर्च। चुनावी खर्च कह रहे हैं कि चुनावी खर्च में जो फर्क है वो 0.002 से लेकर 0.005% तक होगा, ज्यादा नहीं होगा। फर्क जो है इतना पड़ रहा है, तो इसके लिए संवैधानिक ढांचे को बदलने की जरूरत नहीं है, ये कहते हैं। फिर ये बताते हैं कि जर्मनी, कनाडा, इन सब में भी अलग अलग जगह, ऑस्ट्रेलिया अलग अलग जगह चुनाव होते हैं। इंडोनेशिया का एग्जाम्पल देते हैं, बोलते हैं इंडोनेशिया ने ऐसा किया था, उसको काफी समस्या। हालांकि भारत भी ऐसा करता आया, ऐसी बात नहीं है, ये कोई नई व्यवस्था नहीं है, भारत में कोई नई व्यवस्था नहीं है, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें, एक सेकेंड, तो एक पॉइंट ये है, यहां पर ये हो गया, ठीक है। अब बात आती है पॉजिटिव की। पॉजिटिव में क्या होगा? खर्च कम होगा, सरकार चुनाव की बजाय शासन पर ध्यान देगी, भाई सही बात है ना। सरकार ये चुनाव खत्म नहीं हो, दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाती है, तीसरी प्रधानमंत्री कभी इधर जा रहे कभी उधर, भाई काम पे ध्यान दो ना, है ना। तो सरकार चुनाव पर ध्यान देगी, शासन पर, और इससे क्या बनेंगी? इफेक्टिव पॉलिसी, आउटकम, ठीक है।
तीसरा प्रशासनिक मशीनरी, इसका एक बार में ही उपयोग होगा। एक बार ही इसका उपयोग हो जाएगा, ठीक है। और क्या फेवर हो सकता है? इतिहास में भारत ने ऐसा किया है। समाज का ध्रुवीकरण होने से, है ना, समाज का ध्रुवीकरण होने से बचता है। अगर ये लगातार चीजें चलती रहे ना तो समाज का ध्रुवीकरण होने से बचता है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट 5 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली अगर आप देखोगे तो एक बार में स्टेट सेंटर जो है वो काम कर सकते हैं। आर्गुमेंट अगेंस्ट में ही ज्यादा देखने को मिलेंगे, और है ना, बाकी एक दो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब ये रामनाथ कोविंद पैनल के कुछ प्रस्तावित चीजें हैं, आइए उन पे बात करते हैं। यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछा 25 में। समिति द्वारा प्रस्तावित तंत्र लोकसभा और सभी राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे, है ना, और 100 दिन के भीतर भीतर लोकसभा राज्यसभा चुनाव के बाद राज्य विधानसभा के बाद स्थानीय चुनाव कराए जाएंगे, ये कहा रामनाथ कोविंद पैनल ने। दूसरी जो सिफारिश थी इसमें उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव का समन्वय होगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेंगे, एक अधिसूचना जारी करेंगे चुनाव के बाद, पहली बैठक के बाद, और अपॉइंटमेंट डेट इसे कहा जाएगा। अपॉइंटमेंट डेट के बाद बनने वाली राज्य विधानसभाओं का कार्यालय लोकसभा के अगले आम चुनाव तक ही सीमित रहेगा, ऐसा नहीं आगे जाएगा, ताकि एक साथ करवा सके सबको। सभी लोकसभा इसके बाद सभी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे, ठीक है। संविधान के आर्टिकल 324 से जोड़ने का प्रस्ताव किया इन्होंने, ताकि पंचायत और नगर पालिका के चुनाव को एक साथ किया जाए। लोकसभा विधानसभा चुनाव के साथ ही समन्वित होंगे, ताकि एक साथ हो सके 100 डेज के गैप में। अगर किसी भी प्रकार से हंग असेंबली होती है, पार्लियामेंट ऐसा होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है, कोई भी डिफेक्शन होता है, तब नए चुनाव करवाए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन सरकार का जो कार्यालय है वो कार्यकाल जो है वो पिछले कार्यकाल की शेष अवधि तक होगा। मान लो 5 साल तक हुआ, 3 साल बाद सरकार भंग हो गई, तो अगला जो चुनाव है वो केवल 2 साल के लिए होगा। 2 साल के बाद चीजें चेंज हो जाएगी, और यही नेगेटिविटी है। अगर 2 साल का टेन्योर है तो नीति बनाने से अच्छा है पहले खाओ, लूटो, एंजॉय करो, इस टाइप की चीजें चलेंगी, है ना। इसके बाद लोकसभा की पूर्ण अवधि समाप्त होने पर फिर से समानांतर चुनाव होंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रामनाथ कोविंद पैनल की कमेटी की सुझाव है, रिकमेंडेशन है। आर्टिकल 325 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में संशोधन का प्रस्ताव, एकल मतदाता सूची होगी। ये मतदाता सूची, सिंगल इलेक्टोरल सिस्टम, ये सब के लिए यही यूज होगा, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राज्य चुनाव आयोग के परामर्श से होगा यह कार्य, और संशोधन के लिए 50% से अधिक राज्य विधानसभाओं की मंजूरी की आवश्यकता इसमें होगी। तो ये रामनाथ कोविंद पैनल का कहना है, ठीक है। इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है मेन चीज। अब ऐसे ही हम यहां पर बात करेंगे ग्रेविटी बॉम्ब की। किसकी? ग्रेविटी बॉम्ब की। एक सेकंड दीजिएगा। हाँ जी, अगर मैं ग्रेविटी बॉम्ब की बात करूं, कोई नया बॉम्ब नहीं है ये, है ना, वर्ल्ड वॉर 2 में यूज होता था। तो जो ग्रेविटी बॉम्ब है ये सिर्फ और सिर्फ कहां काम आएगा? प्रीलिम्स में, GS 3 में पूछ लेगा, है ना। ग्रेविटी बॉम्ब के बारे में अगर हम चर्चा करें तो कुछ ऐसा दिखाई देता है ग्रेविटी बॉम्ब। और इसमें होता क्या है, आइए 1 बाय 1 करके पहले आपको समझा देता हूं। पहला, ये फ्री फॉल, मतलब छोड़ दिया अब नीचे जाके गिर जाएगा, फ्री फॉल बॉम्ब है। कैसा बॉम्ब है? फ्री फॉल बॉम्ब है, ठीक है। यूज कब होता था? यूज होता था वर्ल्ड वॉर 2 में,
वर्ल्ड वॉर 2 में इसको शिफ्ट होने, ईरान में शिफ्ट करने की बात कर रहा है यूएस से, ठीक है। एक हवाई हथियार है जिसे विमान से गिराया जाता है, ठीक है, विमान से गिराया जाता है, और गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से लक्ष्य की ओर गिरता है, लक्ष्य की ओर, लक्ष्य की ओर गिरता है गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से, ठीक है। अब जब इस बॉम्ब को छोड़ा जाता है तो 3 चीजों पर निर्भर करता है। पहला, गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा, वायु गतिकी या जो एरोडायनेमिक्स है बम की वायु गतिकी और विमान की गति और ऊंचाई, ठीक है। तो बिना मार्गदर्शन के पहले गिराते थे, इतने सटीक नहीं होते थे, लेकिन समय के साथ इसमें JDAM यानी कि ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूशन, है ना, ठीक है, म्यूनिशन, हाँ म्यूशन जो है वो लगाया गया। ये क्या है, एक जीपीएस है, जीपीएस टेक्नोलॉजी इसमें लगाई गई, ठीक है। और यहां पर समायोज्य टेल फिन जो है वो लगाई गई, समायोज्य टेल फिन। इसमें क्या होता है कि अब ये बॉम्ब जब गिरेगा तो जिस कोऑर्डिनेट्स को हम इसमें डाल रहे हैं वहां पर ये हिट करेगा, ठीक है। इसको लाने की बात हो रही थी। अब ये अलग अलग टाइप का है, जैसे यूएसए में मुख्य रूप से मार्क 80 सीरीज बॉम्ब का उपयोग करता है, मार्क 80 सीरीज। तो मार्क कभी पूछ ले, मार्क 80 सीरीज, मार्क 80 सीरीज, ये क्या है, एक ग्रेविटी बॉम्ब है, समटाइम्स इन द न्यूज रिलेटेड टू ग्रेविटी बॉम्ब, ठीक है। MK82, MK82, 83, 84, ये MK82, 83, 84 ये क्या है, ग्रेविटी बॉम्ब है, ये क्या है, ग्रेविटी बॉम्ब है, ठीक है, याद रहेगा, ये सब क्या है, ग्रेविटी बॉम्ब है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर होते ही आपकी जो क्लास है वो एंड होती है। तो टोटल हमने 5 आर्टिकल इसमें डिस्कस किए। मेंस वाला जो सबसे शानदार आर्टिकल था वो था 1 नेशन 1 इलेक्शन का, जिसमें तमिलनाडु के सीएम के क्या व्यू थे वो देखे और विद फैक्ट देखे, बहुत जरूरी है, वो एडिशनल है एक तरीके से देखा जाए तो। और रामनाथ कोविंद पैनल की क्या रिकमेंडेशन थी, ग्रेविटी बॉम्ब क्या होता है, चीता एनटीसीए के बारे में जाना, और छोटी छोटी जो चीजें हैं जो न्यूज में रही उनके बारे में जाना। तो ऐसे ही लगातार सेशंस में हम लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।